नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, आर्थिक तंगी के कारण, माँ बाप की अज्ञानता के कारण, घर की ज़रूरतों के कारण बहुत से बच्चे हमारे देश के या तो स्कूल जा नहीं पाते, अगर जाते हैं तो 8वीं से आगे पढ़ नहीं पाते। इन बच्चों को विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में जाने का अवसर नहीं मिलता। 13-14 साल की उम्र में बहुत से बच्चे हमारे देश के बाल मजदूरी में चले जाते हैं। बाल मजदूरी के अलावा 14-15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में वो शादी भी करवा लेते हैं और 16 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते वो माँ बाप बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाल माँ बाप, क्योंकि वो खुद ही बाल होते हैं और बाल माँ बाप भी बन जाते हैं। अब 18 साल होते ही इन बच्चों को सरकार कहती है कि अब आप वोटर बन गए हो, आप एलिजिबल हो गए हो, तो एक वोटर कार्ड मिल जाता है। तो 80% बच्चे जब हमारे देश के स्कूल से आगे पढ़ ही नहीं पाते और 80% वोटर वही हैं जिनको वोट के बारे में नहीं पता, डेमोक्रेसी के बारे में नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता, जिनको कभी भी पढ़ने का मौका नहीं मिलना, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलना, क्योंकि जब वो बाल मजदूरी में चले जाते हैं फिर अपने कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं। तो अब क्या उपाय है, क्या एक समाधान है कि इन बच्चों को भी वो शिक्षा हो जिसके बारे में पता हो कि लोकतंत्र कैसे चलता है, संविधान क्या होता है, हमारे हक क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई जाती हैं, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम सामाजिक शास्त्र, आर्थिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, ऐसे विषय हैं हमारे जो यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। अब जब बच्चों को वहाँ तक पहुँचने का मौका ही नहीं मिलना, तो क्यों ना वो सब्जेक्ट इन बच्चों को पहले ही पढ़ाए जाएं, ताकि जब ये मतदाता बने, एक जिम्मेदार मतदाता बने। ऐसे नहीं कि उनको देश के बारे में, समाज के बारे में, समाज में कैसे रहना है, उनके क्या अधिकार हैं, उनके बारे में पता ही ना हो। 75 सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है, हम देख रहे हैं कि गरीब गरीब रह गया, अमीर बहुत अमीर हो रहा है और ये फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये फासला कैसे कम होगा? ये फासला तब तक कम नहीं होगा जब तक हर बच्चा शिक्षित नहीं हो जाता। लेकिन जैसे मैंने बताया, विडंबना कि बच्चे शुरू में ही बाल मजदूरी में चले जाते हैं, उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलना। तो समाधान यही था कि उस उच्च पद्धर की शिक्षा को नीचे पद्धर पे दिया जाए, बच्चों को बाल मजदूरी में जाने से पहले दिया जाए। ये तो है गरीब बच्चों की कहानी। अब हम देखते हैं कि जो अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे हैं, जो बड़े होकर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसके बाद सरकारी पदों पे चले जाते हैं, उन लोगों को भी सही देश की जानकारी ना होने की वजह से वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, दूसरों को तंग परेशान करते हैं, बिग ब्राइब मांगते हैं, करप्शन से पैसा मांगते हैं। सड़कें हमारी टूटी पड़ी हुई हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं होते, दवाइयाँ नहीं होती, वातावरण का बुरा हाल है। ये हमारा पास ही लुधियाना में एक दरिया है जिसको बुड्ढा दरिया बोलते हैं, वो उसमें पानी कम, कालस ज़्यादा बहती है। तो ये सारी जो कारण हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वीक होना, लोगों में सही शिक्षा ना होना, देश के प्रति चिंतित ना होना, तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं, तो ये पढ़े लिखों में भी पाई गई हैं कि पढ़े लिखे लोग भी देश के प्रति कितने चिंतित हैं। जो रिश्वत ही ले रहे हैं अपने भाई बहनों का काम करने के लिए, देशवासियों का काम करने के लिए, उस पढ़ाई लिखाई को हम क्या कहेंगे। तो ये सारा मद्देनजर रखते हुए हमें लगा कि बचपन से ही बच्चों को सही शिक्षा दे दो और कम से कम जो 80% जनसंख्या है जो अपनी आर्थिक तंगी के कारण, माँ बाप की ज्ञानता के कारण आगे पढ़ नहीं पाती, उनको उच्च लेवल की शिक्षा अब नीचे लेवल पे देनी कैसे है, बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने उनके रिप्रेजेंटेटिव वर्ड निकाले, जिसमें हमने कहा कि भाई हम वो पढ़ाएंगे जिससे उनको सोशल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी के बारे में पता चल जाए। तो फिर हमने ये नया चार्ट बनाया। हम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग नहीं पढ़ाते। सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, आर फॉर एट, कुत्ता बिल्ली चूहा, ये हमें लगता है कि कोई भी कहीं पर भी सीख सकता है। ज़रूरत है हमारे देश के संविधान को जानना, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, देश के लोकतंत्र को जानना, डी फॉर डेमोक्रेसी। तो इसलिए फिर हमने ये चार्ट बना दिया।
अभी आपको सैंपल के लिए मैं सवित्री को कहूँगा कि अल्फ़ाबेट सुनाएगी। सवित्री खड़ी होकर अल्फ़ाबेट सुनाओ। A for admin, V for valid works, C for constitution, D for democracy, E for election, F for freedom, G for government, H for happy, I for independent, J for judge, K for knowledge, L for law, M for money, N for notice, O for opinion, P for power, Q for question, R for rights, S for social, T for tax, U for unique, V for vote, W for work, X for X-ray, Y for youth, Z for Z. वेरी गुड, सिट डाउन सवित्री। देखो, सवित्री ने अभी हमें बताया अल्फ़ाबेट्स अलग जो हमारे नए हैं वो पढ़ के सुनाए, उसने याद किए हुए, उसने वो आपसे रिपीट किए। अब ये अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? अब जैसे सवित्री ने बोला डी फॉर डेमोक्रेसी। अब डी फॉर डेमोक्रेसी क्या है? अब हम नॉर्मल जो किसी से पूछेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, तो लोग हमें क्या बताएंगे कि जी वोट डालते हैं, सरकार अपनी चुनते हैं। सरकार डेमोक्रेसी में कैसे फंक्शन करती है किसी को पता ही नहीं। तो हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अल्फ़ाबेट चार्ट से ही बना दी। कैसे? डी फॉर डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें ई फॉर इलेक्शन में क्या होता है, बी फॉर वोट डलती है। अब जिसको ज्यादा वोटें मिलेंगी वो क्या होगा, इलेक्ट हो जाएगा, चुन जाएगा। जो चुना जाएगा वो क्या करेगा, जी फॉर गवर्नमेंट बनाएगा। अब गवर्नमेंट भी बना दी, गवर्नमेंट चलेगी कैसे, किसके पैसे से चलेगी, टैक्स के पैसे, हमारे टी फॉर टैक्स के पैसे से। अब टी फॉर टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को दे दिया। गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी, हमारे क्या देने, आर फॉर राइट्स देने। अगर आर फॉर राइट्स नहीं देगी फिर हम क्या करेंगे, जे फॉर जज के पास जाएंगे। जज क्या करेगा, जज अपने पास कुछ नहीं कर सकता। जज क्या करेगा, एल फॉर लॉ के हिसाब से हमें फैसला देगा, जस्टिस देगा, न्याय देगा। ठीक है। अब इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, के फॉर नॉलेज। तो देखो हमारी जो डेफिनेशन डी फॉर डेमोक्रेसी की है ये बड़ी प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। सिंपली लोगों को यहाँ ये नहीं पता कि लोकतंत्र में सरकार हम बनाते हैं, वो तो बनाते ही हैं, लेकिन लोकतंत्र में सरकार काम कैसे करेगी। तो इसमें पूरी परिभाषा छोटे अल्फ़ाबेट्स के थ्रू ही पता चल जाती है कि सरकार जब जिसको ज़्यादा वोटें मिलेंगी वो चुना जाएगा, जो चुना जाएगा वो सरकार बनाएगा, जो सरकार बनाएगा वो सरकार चलाने के लिए लोग टी फॉर टैक्स का पैसा देंगे। हमारे पैसे से ही सरकार चल रही है। ये शुरू से ही बच्चों को पता होगा तो बच्चे उस मानसिकता के साथ बड़े होंगे। फिर उस पैसे से उन्होंने हमारे राइट्स देने हैं। अब हमने बता दिया कि गवर्नमेंट ने हमारे राइट्स देने हैं। अब राइट्स देने के लिए गवर्नमेंट के पास साधन कहाँ से आएंगे वो भी बता दें, टी फॉर टैक्स के पैसे से जाएंगे। और अगर बाय चांस गवर्नमेंट हमारे अधिकार नहीं देती है, जैसे अभी तक नहीं दे रही है, अभी तो गरीब होते जा रहे हैं, गरीबों के बच्चे सड़कों पे कबाड़ उठा रहे हैं, कोई चाइल्ड लेबर की तरह काम कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके राइट्स नहीं मिले हैं। तो हमें अब ये भी पता चल गया इसी परिभाषा में कि अगर राइट्स नहीं मिलेंगे हम जे फॉर जज के पास कोर्ट में जाएंगे, जज एल फॉर लॉ के हिसाब से न्याय दे देगा। अब राइट्स हमें कौन प्रोवाइड करता है, एल फॉर लॉ। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी ये सारी परिभाषाएं हैं। सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन की, अब सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, Constitution is a document which informs us about our rights and duties and how our country India is to be administered. ठीक है। अब सी फॉर कैट सीखोगे, वो तो बिल्ली सीख लिया। अब हम ये थोड़ा देखेंगे कि बिल्ली खाना कैसे खाती है, पानी कैसे पीती है, दूध कैसे पीती है। हम बात करें संविधान की, जिसने हमारे राइट्स देने हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो संविधान में लिखे हुए हैं। तो हमारी छोटी सी डेफिनेशन में, परिभाषा में ये पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसकी एक महत्वता छोटे से डेफिनेशन से पता चल गई कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच इन्फॉर्म अस अबाउट आवर राइट्स एंड ड्यूटीज। हमारे राइट्स भी बता रहा है, हमारी ड्यूटीज भी बता रहा है, और पूरा कंट्री कैसे चलेगा वो भी बता रहा है। जब वो कंट्री कैसे चले की बात हो रही है तो कंट्री में हर कोई बंदा, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबके बारे में वो बताता है कि वो कैसे फंक्शन करेंगे। चाहे जिले का डिप्टी कलेक्टर है, कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज बता रहा है कोई क्या करेगा, क्योंकि वो बता रहा है कंट्री कैसे चलेगा। तो पूरे देश में नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, जिनको पब्लिक ओहदे मिल रहे हैं उनके जिम्मेदारियां क्या होंगी, ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कुछ वो कर ही नहीं सकते। तो इसी तरीके से जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं ये एक एक करके बहुत ही मीनिंगफुल हैं। इसी को पढ़ के, इसी को सीख के
लोगों की, बच्चों की जो शिक्षा का स्तर है बड़ा ऊंचा हो जाएगा, और जब वो वोटर बनेंगे तो उनको वी फॉर वोट की वैल्यू पता होगी, डी फॉर डेमोक्रेसी के बारे में पता होगा, ई फॉर इलेक्शन के बारे में पता होगा, जी फॉर गवर्नमेंट, उनको सारा की सारी ये नॉलेज शुरू से ही मिल जाएगी, ताकि अगर 12, 13, 14 साल की उम्र के बाद वो मजबूरी की वजह से बाल मजदूरी में जाते भी हैं, तो भी जब वोट देने का टाइम आएगा उनको वोट की वैल्यू पता होगी। वो भ्रष्ट आदमी को वोट नहीं डालेंगे, वो एक ईमानदार व्यक्ति को, जिसको देश को चलाने की समझ होगी, जिसको पता होगा कि देश को विकास कैसे करना है, हर नागरिक को आगे बढ़ने के अवसर कैसे देने हैं, कैसे प्लानिंग करनी है, ऐसे व्यक्ति को लोग डालेंगे वोट। उससे हमारा देश भी सुधरेगा, और जो हमारा सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है, और उसमें जनरल नॉलेज सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है, सारे सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सारे के सारे कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो हर नागरिक को पता होना चाहिए, वो सारे ही सेक्शन एजुकेशन में कवर हो जाते हैं। फिर ये एजुकेशन सिर्फ अल्फ़ाबेट तक सीमित नहीं है, इसके 26 अगर अल्फ़ाबेट है तो 26 अध्याय भी हैं, जो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। जैसे ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, अब नॉर्मली कुछ लोग कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन तो बड़ा मुश्किल है पढ़ाना, तो हम कितना सरल बना देते हैं बच्चों को रिलेट करके कि माँ घर कैसे चलाती है, बच्चे के लिए घर से खाना कौन पैक करता है, कपड़े कौन धोती है, कपड़े कौन प्रेस कराती हैं, राशन कौन लेके आता है, राशन के लिए पैसे कौन लेके आता है। जब ऐसे सवाल बच्चों से करते हैं तो बच्चों का उत्तर आता है नॉर्मली कि माँ ही सब कुछ करती है। तो बच्चों को उस उदाहरण को हम इस्तेमाल करते हैं कि जैसे माँ घर मैनेज करती है, बच्चों के लिए खाना तैयार करती है, बच्चों के लिए कपड़े तैयार करती है, वो बच्चे, माँ जो है वो घर के सदस्यों के लिए काम कर रही है। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री जो हमारे देश के, वो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, उनको देश के हर नागरिक के बारे में सोचना है, मुख्यमंत्री को एक प्रांत के नागरिकों के बारे में सोचना है, जिला कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर को एक जिले के नागरिकों के बारे में सोचना है। तो इस तरीके से पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसी तरीके से हमारे जो ये अल्फ़ाबेट के चार्ट हैं, अल्फ़ाबेट का चार्ट है, इसके एक एक अक्षर के बहुत ही गहराई वाले मीनिंग है, और हम अगले वीडियो में ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको देखिए, समझिए, कोई आपके मन में सवाल आए तो हमारे इस वीडियो पे लिंक पे आप कमेंट डाल दीजिए, तो उसको हम फर्दर भी एक्सप्लेन कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।